स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पूरे किताब से जितने भी महत्वपूर्ण अंतर हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। तो क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर हैं आज की वीडियो में उन सभी को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अंतर क्या है। पहला हमारा है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। आपको क्वेश्चन देगा कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। तो देखिए क्या होता है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। देखिए नंबर 1, स्वपरागण में देखिए यह एक ही पुष्प में या उसी पुष्प के दूसरे पुष्प में होता है। देखिए यह क्या होता है, यह एक ही पुष्प में या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में होता है। जो स्वपरागण होता है ना, पौधा वही रहेगा या तो उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में रहता है, होता है स्वपरागण। और देखिए परपरागण, यह एक ही जात के दो पुष्पों के बीच होता है, यानी एक जात के दो पुष्प, यानी कि एक ही जात का दो पौधा है तो एक पौधे का उसका परागण क्या होता है, दूसरे पौधे के पुष्प जाता है तो ये परपरागण हो जाता है। दूसरा इस अंतर देखिए क्या है। दूसरा अंतर है इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जो स्वपरागण होता है इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, लेकिन जो परपरागण होता है इसके पुष्प प्रायः द्विलिंगी और एकलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा अंतर है स्वपरागण में इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते, लेकिन जो परपरागण होता है इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं, जिससे क्या होते हैं, भंवरे और फिर इससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। चौथा अंतर है स्वपरागण में इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसी पौधे का पुष्प होता है तो उसमें परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो परपरागण होता है इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु के द्वारा जाए या कीट पतंग के द्वारा जाए परागण, जो परपरागण होता है। तो ये इसमें हो जाएगा अंतर। इतना ही आपको इनमें अंतर लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है। अगला है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला अंतर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए जो भ्रूणकोश होता है यह अगुणित होता है, यानी कि यह अगुणित होता है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n, यह त्रिगुणित होता है। ये क्या होता है, अगुणित होता है, यानी कि इसमें क्या होता है एक ही गुणित होता है, लेकिन ये त्रिगुणित होता है, 3 गुना होता है। और दूसरा अंतर है भ्रूणकोश में इसका विकास क्रियाशील गुण बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, और जो भ्रूणपोष होता है इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तीसरा है देखिए भ्रूणकोश में यह भ्रूण के विकास में सहायक है, और भ्रूणपोष में है यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। उसका देखिए अगला है भ्रूणकोश में इसमें भोजन संचित नहीं होता, और जो भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन क्या होता है, संचित होता है। इतना अंतर हो जाएगा भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में, यही होता है अंतर। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। तो देखिए शुक्राणु में देखते हैं यह प्रक्रिया वृषण में होती है, और जो अंडाणु जनन होती है यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। देखिए शुक्राणु जनन पुरुषों में होता है और अंडाणु जनन महिलाओं में होता है। दूसरा अंतर देखिए जो शुक्राणु जनन है इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है, लेकिन जो अंडाणु जनन है इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। तीसरा अंतर है जो शुक्राणु जनन होता है इसमें प्राथमिक स्पर्मोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन जो अंडाणु जनन होता है इसमें क्या होता है, इसमें oocyte से एक अंडाणु बनता है। किससे, oocyte से। अगला देखिए चौथा अंतर क्या है शुक्राणु जनन में इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते, लेकिन जो अंडाणु जनन होता है इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। इस प्रकार से जाएगा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। आगे देखिए अगला हमारा है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। देखिए डीएनए में यह मुख्य डीएनए जो होता है यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए होता है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो डीएनए होता है इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, लेकिन जो आरएनए होता है इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है,
लेकिन जो आरएनए होता है इसमें राइबोज शर्करा होती है। चौथा अंतर है डीएनए जो होता है इसमें थायमिन क्षार पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो होता है आरएनए में क्या होता है जो थायमिन की जगह यूरेसिल क्षार पाया जाता है। उसके बाद देखिए डीएनए में क्या होता है, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन जो आरएनए होता है यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये हो जाएगा डीएनए और आरएनए में अंतर। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला हमारा है वंशागत लक्षण और उपार्जित लक्षण में अंतर। तो देखिए पहला अंतर क्या हो जाएगा, वंशागत लक्षण में ये लक्षण जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, और उपार्जित लक्षण में ये लक्षण जलवायु में परिवर्तित के कारण होते हैं। दूसरा लक्षण इसमें अंतर हो जाएगा, वंशागत लक्षण में लायमार्क तथा डार्विन भी इसके विषय में नहीं जानते थे, इसके वंशागत लक्षण के बारे में। और उपार्जित लक्षण देखिए लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण का नाम दिया। किसे? उपार्जित लक्षण को किसने नाम दिया? लैमार्क ने। ये हो जाएगा दो अंतर। तीसरा अंतर देखिए क्या है, वंशागत लक्षण में ये वंशागत होते हैं और जो उपार्जित लक्षण होता है यह वंशागत नहीं होता। वंशागत लक्षण जो होता है यह जीव के जनन द्रव्य में प्रभावित होते हैं, लेकिन जो उपार्जित लक्षण होता है यह जीव के देह द्रव्य में प्रभावित होते हैं। इतना आपको लिखना है इसमें अंतर। अब आगे देखिए अगला है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो देखिए इस तरफ है सहज प्रतिरक्षा और इस तरफ है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए मैं दोनों में अंतर बताना है। तो पहला अंतर हो जाएगा कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह जन्म से ही मौजूद होती है, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह जन्म के बाद मौजूद होती है। दूसरा है सहज प्रतिरक्षा, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उपार्जित ये है यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा है। तीसरा अंतर देखिए सहज प्रतिरक्षा में किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देती है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती है। हो गया तीन अंतर। चौथा अंतर देखिए सहज प्रतिरक्षा में ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह क्या होता है, यह स्मृति कोशिकाएं बनाती है। तो ये अंतर हो जाएगा सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में। आगे देखिए अगला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो देखिए पहला अंतर प्लाज्मिड डीएनए में यह आकार में छोटा होता है, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है यह आकार में क्या होता है, ये भी आकार में क्या होता है, छोटा ही होता है। उसके बाद देखिए दूसरा अंतर है जो प्लाज्मिड डीएनए होता है यह संख्या में 1 से लेकर 100 या अधिक होता है, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है यह संख्या में केवल 1 होता है। तीसरा अंतर देखिए प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इन्हें वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता। चौथा अंतर देखिए जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होता है, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मिड डीएनए में क्या होता है, जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होता है। जो प्लाज्मिड डीएनए है यह जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो गुणसूत्रीय डीएनए है यह जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। अब देखिए अगला है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। तो देखिए नंबर 1 उत्पादक में, उत्पादक जो होता है यह भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। दूसरा अंतर है जो उत्पादक हैं या स्वपोषी जीव होते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता हैं ये परपोषी जीव होते हैं। जो उत्पादक होते हैं इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल हैं, लेकिन जो उपभोक्ता हैं इसके अंतर्गत प्राणी पशु पक्षी अपघट्य आदि शामिल है। जैसे कि देखिए उत्पादक कौन है, जो लोग बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं फल का उत्पादन करते हैं, जैसे कि ये फसलें हैं ये सभी अनाज का उत्पादन करती है, तो ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन हम लोग क्या उपभोक्ता हैं, हम लोग इन्हें इस पर आश्रित हैं। जैसे प्राणी हो गए पशु पक्षी हो गए, तो पशु पक्षी भी कीट पतंगों पर आधारित है, मतलब कि इन पर क्या है वो
क्या है इस पर, देखिए इस पर आधारित यानी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दूसरे पर निर्भर है यानी पक्षी कीड़ों पर निर्भर हैं, जो प्राणी हैं हम लोग देखिए फसलों पर निर्भर हैं। उसके बाद देखिए चौथा अंतर क्या है, उत्पादक क्या होता है, यह एक प्रकार के होते हैं लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए उत्पादक जो होता है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन जो उपभोक्ता होता है जैसे कि जो लोग खाते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं होती है। तो यह हो जाएगा अंतर उपभोक्ता और उत्पादक में। आगे देखिए अगला है खाद्य श्रृंखला और क्या है, खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, तो देखिए नंबर 1 खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक नहीं होता है। जो खाद्य श्रृंखला होता है कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट नहीं होती। उसके बाद देखिए तीसरा अंतर है खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र के जैविक घटक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है पारितंत्र के जैविक घटक के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल है और खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना क्या है, जटिल यानी कठिन है। उसका देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला में एक जीव के केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है एक जीव के अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। ये अंतर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला और फिर खाद्य जाल में अंतर। आगे देखिए अगला हमारा है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। देखिए इधर है लघु बीजाणुधानी, इधर है गुरु बीजाणुधानी। तो देखिए लघु बीजाणुधानी क्या होता है, इसमें परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होता है इसमें बीजांड अंडाशय का भाग होता है। उसके बाद देखिए दूसरा अंतर लघु बीजाणुधानी जो होता है इसमें परागकोश पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर का भाग होता है, लेकिन जो गुरु बीजाणुधानी होता है बीजांड में मादा अंग भ्रूणकोश पाया जाता है। उसके बाद देखिए लघु बीजाणुधानी में परागकोश में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन गुरु बीजाणुधानी में बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, बीजांड में यहाँ पर होती है गुरु बीजाणुधानी में, और लघु बीजाणुधानी में परागकोश में होती है। तो ये अंतर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में। आगे देखिए तो बस दोस्तों देखिए इतना ही हमारे बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट अंतर थे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो यहीं से पूछेगा। बस इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।